नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न संबंधित हैं मूल अधिकारों से। कल के वीडियो में हमने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले डिफरेंट एक्ट्स आए थे भारत शासन अधिनियम के, उनसे संबंधित क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिसे बोलते हैं हम, तो उससे संबंधित प्रश्न है। वीडियो में 20 प्रश्न हैं, तो ध्यान से इस क्विज को सॉल्व कीजिएगा या टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ पेन पेपर लेके बैठिए साथ में, ताकि जो डिस्क्रिप्शन है आपके, जो डिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं हर क्वेश्चन के बाद, तो उसको नोट करते चलिए। उनमें जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए, वो आगामी एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे आंसर करेंगे, ताकि कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अभी सोचिए आंसर नहीं करेंगे आप, तो आगे चल के आंसर आप जब एग्ज़ाम में टैकल करेंगे तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कम से कम वीडियो शेयर कर दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और एक एक लाइक मेरे लिए कर दिया करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, वैसे काफ़ी देर से स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको। आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख हुआ है? तो उम्मीद है कि हम सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ हुआ है। जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 में। कहाँ से? 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगर बात मौलिक अधिकारों की हो रही है तो समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे कि सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ये तो हुई भारत के बारे में मौलिक अधिकारों की बात कि संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षक है, साथ ही साथ ये नागरिकों के अधिकार हैं। लेकिन मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार होते क्या हैं? तो ऐसे अधिकार जो प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं और पॉजिटिव रूप में प्राप्त हैं। और साथ ही साथ ये अधिकार राज्य की जो सार्वभौम सत्ता है उस पर अंकुश लगाने के कार्य भी करते हैं। इसलिए इनको कभी कभी निगेटिव अधिकारों के रूप में देखा जाता है कि जो राज्य की फ्रीडम है उस पर क्या करते हैं, ये अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। मूल अधिकारों की शुरुआत की बात करें हम, तो इसकी शुरुआत 1215 में इंग्लैंड में हुई थी। सम्राट जॉन थे, उन्होंने ब्रिटिश जनता को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा था, और इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा भी मूल अधिकारों को कहा जाता है। ये मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से इन मूल अधिकारों को भारत में लिया गया है। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। यद्यपि इन्हें संविधान में वर्णित किया गया है, फिर भी ये अधिकार हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार ऋणात्मक अधिकार भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाने का भी कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, बी, संगठन बनाने का अधिकार, सी,
पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख है वो मूल अधिकारों में ना होकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब अगर इसकी बात करें हम तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39D स्पष्ट रूप से यह कहता है कि राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया इस प्रकार संचालित करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। उसमें कोई जेंडर इनइक्वलिटी की बात नहीं हो कि ये पुरुष हैं तो इनको ज़्यादा वेतन, ये महिला हैं तो इनको कम वेतन। यद्यपि ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, फिर भी संविधान का जो अनुच्छेद 39D है वो कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। अब समान कार्य के लिए समान वेतन की जरूरत क्यों है? तो संविधान कहता है कि समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए ये जरूरी है। उल्लिखित है ये 39D में, लेकिन प्रेरित कहाँ से है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अब ये बात आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगी कि वहाँ जो है आपको अवसर की समानता की बात कही गई है। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो उसको उसके जेंडर की वजह से हम अलग नहीं कर सकते। समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गतिविधि शोषणकारी, अनैच्छिक दासता या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध चली जाती है। तो इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 39D याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, आसान भी है। संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? संघ या संगठन बनाना आपको बताना है कि किस प्रकार का अधिकार है, समता, स्वतंत्रता, शोषण या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। भारत के संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 19 के कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के जो 6 पार्ट हैं उसमें ये बात कही जाती है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति को शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार होगा, यानी शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन किया जा सकता है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी वो कहीं भी आ जा सकता है। साथ ही साथ भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में घूमने या बस जाने का अधिकार, लेकिन कहीं कहीं इस पर प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चीज़ें हैं या ऐसे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय हित के से संबंधित हैं, अगर उनमें प्रतिषेध लगाया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी घूमने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही साथ कोई भी वृत्ति या व्यापार कारोबार करने का अधिकार, ये सारे आपके अनुच्छेद 19 में आते हैं, जो कि भाग है स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका जो तीसरा है 19(3), इसमें कहा गया है कि आपको संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? 25वां, 46वां,
44वां 42वां। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 44वां। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके रख दिया गया कहाँ? 300 का में। ठीक है, और ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था और तब मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन इस अधिकार को हटा करके 300 का के अनुसार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार। अभी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 31 को हटा करके निरसित करके, यानी अनुच्छेद 31 को हटा करके अनुच्छेद 300 का में इसको रख दिया गया। कहाँ? 300 का में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाने हेतु कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, समानता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। प्रश्न का सही जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, यानी 2 अनुच्छेद हैं इसके लिए, 23 और 24, जो ये कहता है कि मानव और दुर्व्यापार, साथ ही साथ बाल श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक शोषण का प्रतिषेध किया जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो जो बेगार को निषिद्ध किया गया और साथ ही साथ स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया, तो वो कहाँ सम्मिलित होगा? मानव दुर्व्यापार, मानव व्यापार पर रोक लगा रहा है। तो मानव में स्त्रियां, बच्चे, ये सारे लोग शामिल हो गए। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24, उसके अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार निषिद्ध करता है, साथ ही साथ स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक भी लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाल श्रम का प्रतिषेध भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको। आर्टिकल 32, आर्टिकल 42, आर्टिकल 52, आर्टिकल 62। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्टिकल 32, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। हालांकि इसके लिए 32 से 35 तक के अनुच्छेद को कहा जाता है और इसे ही संविधान का हृदय या आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। अब बात कर लें हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश, यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और इसके कारण किसी अन्य व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करती है। निषेधाज्ञा, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है और किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई करती है जो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, तो उसे निषेधाज्ञा कहते हैं। यानी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है और ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर लेती है जिसको उसको अधिकार नहीं है, तो उससे ऊपर की अदालतें उसको रोकती हैं। इसे ही प्रतिषेध लेख या निषेधाज्ञा कहते हैं। चौथा है अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि
किसी कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर नियुक्ति का उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा आदेश जारी किया जाता है। जबकि उत्प्रेषण रिट का अर्थ है कि जब निचली अदालत या अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर ऊपर की अदालत में भेज दिया जाता है या सक्षम अधिकारी तक हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण रिट। अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करो। परमादेश ऐसा आदेश है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, यानी सार्वजनिक पदाधिकारी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करे तो उसको रोकने के लिए आदेश जारी होता है। अधिकार परीक्षा, जब किसी पद पर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया है जिस पर उसको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा जारी होता है। जबकि कोई निचली अदालत या अधिकारी जब किसी विचाराधीन मामले की सुनवाई कर रहा होता है और बिना अधिकार के, तो अदालत उसे हस्तांतरित करके सक्षम अधिकारी या ऊपरी अदालत में भेज देती है। इसे ही उत्प्रेषण कहते हैं। और ये पांचों मिला करके ही बोले जाते हैं क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग, पांचों कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन पर, यानी अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन किसी राज्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी चीज़ के भी द्वारा किया जाता है तो वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित कर रखा है, किसको? मौलिक अधिकारों को। यानी संसद इसमें ऐसा कोई फेरबदल नहीं कर सकती है जो इसकी मूल भावना के खिलाफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? हम सभी को पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 78 में 44वां हुआ था और यहाँ 42वां हुआ था। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। किसकी गवर्नमेंट थी उस समय? थी इंदिरा सरकार थी, इमरजेंसी लगी हुई थी और उसी समय। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 18 से 22, आर्टिकल 22 से 26, आर्टिकल 26 से 30। जो समानता का अधिकार दिए गए हैं वो कहां दिए गए हैं? आर्टिकल 14 से 18 में दिए गए हैं समानता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर ए। अब समानता के अधिकार में हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इसकी चर्चा करें आपसे। तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत जो कानूनी अधिकार हमें प्राप्त हैं वो निम्नलिखित हैं और इसकी जो बात है वो कहाँ से है? ब्रिटेन से है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार कहाँ से है? तो ब्रिटेन से है। इसके अंतर्गत जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी भेदभाव करना वर्जित है। बच्चों, महिलाओं को विशेष संरक्षण प्राप्त है।
सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता को एबॉलिश किया गया है समानता के अधिकार से, और साथ ही साथ सरकार द्वारा दी गई, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई, यानी जो पुराने समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी, उसको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत एबॉलिश कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया। लेकिन शिक्षा और रक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी यह परंपरा कायम है। तो कौन कौन सा हो गया? 14, जिसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग मूल वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। ये थे 14 से 18 तक समता के या समानता के अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक हमने आपसे चर्चा की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, संविधान के अनुच्छेद 25 खाली स्थान तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मूल अधिकार है हमारा, वो किस अनुच्छेद से 25 से लेके कहां तक है? तो वो है 25 से लेके 28 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने धर्म के प्रचार की भी स्वतंत्रता है। साथ ही साथ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता है। यानी हम किसी भी धार्मिक उपासना में प्रस्तुत होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसके लिए हमें कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार हमें 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैंने पहले ही चर्चा की, भाग 3 मूल अधिकार, इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से है? 25 से 28, और जबकि जो अनुच्छेद 29-30 है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। कहाँ क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 29 से 30 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। बी, संपत्ति का अधिकार अब एकमात्र नैतिक अधिकार है। सी, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। डी, भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार मात्र एक नैतिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इसे सिर्फ मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया है, और अब ये मूल अधिकार ना होकर के एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। अभी मैंने आपको अनुच्छेद 19 की चर्चा की थी, तो उसमें से बताना है कि कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार, उपाधियों का अंत। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ना होकर के अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कहाँ? समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में। जबकि अनुच्छेद 19 में जो बातें सम्मिलित हैं उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, घूमने या बस जाने का अधिकार, साथ ही साथ कोई भी वृत्ति या कारोबार करने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो शुरू वाला देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति है, संघ बनाने का अधिकार है, कोई भी वृत्ति करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किसको किसको छोड़ करके? सेना और शिक्षा, इन दो उपाधियों को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियां जो है उसका अंत कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? ए दीवान बहादुर, बी पद्मश्री, सी पद्म भूषण, डी भारत रत्न। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीवान बहादुर गलत है। दीवान बहादुर जैसी उपाधियां ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले दी जाती रही। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जब उपाधियों का अंत लागू किया गया तो ये सारी उपाधियां छीन ली गई। तो ठीक है, अनुच्छेद 18 ऑप्शन नंबर ए, दीवान बहादुर की उपाधि धारित नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाएगा? अनुच्छेद 17 जैसा मैंने पहले बताया अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी भी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, धार्मिक या दार्शनिक आधार पर छुआछूत, तो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोक देना, छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, बिल्कुल गलत। सार्वजनिक स्तर पर प्रवेश करने से रोकना, ये भी अस्पृश्यता के आधार पर, ये भी गलत। तो इसमें तीनों सही हैं, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत धार्मिक स्थान पर नहीं रोक सकते, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से नहीं रोक सकते, समान बिक्री या सेवाएं देने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न समय पर ढेर सारे अधिनियम बना करके लागू की गए हैं, जिसमें आप SC/ST एक्ट के नाम से सुनते होंगे कि SC/ST एक्ट बनाया गया है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता को जो परिभाषित करते हुए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही आसान प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10, 6 से 14, 6 से 12, 8 से 16। प्रश्न का सही जवाब है 6 से 14, 6 to 14। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002, संविधान के अधिनियम 86वां संविधान संशोधन इसीलिए हुआ था। 2002 के अनुसार भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का, कौन सा अनुच्छेद? 21 का के अंतर्गत यह अधिकार बच्चों को प्राप्त है।
21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल अधिनियम 2009 में बच्चों को अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 21 का के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों एवं मानकों को पूरा करता है, संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक बच्चों को है। सरल शब्दों में कहें तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 21 का में डाला गया और इसे निःशुल्क बनाया गया कब? 2009 में राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम पारित हुआ उससे, और ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। और इसके शीर्षक में देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो निःशुल्क शिक्षा का मतलब है कि कोई भी फीस नहीं लगेगी, और अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कि जो उसके माता पिता या संरक्षक हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने 6 से 14 आयु समूह के बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में कंपलसरी रूप से दर्ज कराएं। बच्चों का अधिकार ये आर्टिकल 21 का के अनुसार है, और माता पिता का कर्तव्य है, संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो ले जा करके अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएं, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही साथ बच्चों को निःशुल्क भोजन वगैरह भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है मिड डे कार्यक्रम के अंतर्गत। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 6 से 14। 18वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। वीडियो को एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। जब इसका लिंक आपको मिलता है तो उस लिंक को शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और लास्ट में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में आप लोग स्कोर नहीं करते हैं, कितना भी बोलता हूं मैं, तो कम से कम अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कितना पाए हैं। उसमें किसी भी बात की दिक्कत नहीं है। एक बार स्कोर करेंगे, आज कितना भी कम होगा कल बेहतर प्रयास कीजिए, आप धीरे धीरे टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। कि अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। तो आपको बताना है कि इसके अनुसार कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये होगा 2008 वाला, कि 86वें संविधान द्वारा शिक्षा का अधिकार को कहाँ लागू कर दिया गया? आर्टिकल 21 का में। तो ये कब आर्टिकल चेंज हुआ था? तो ये हुआ था चेंज 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये 2002 में चेंज हुआ था, ना कि 2008 में। इस प्रकार इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी, यही असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? ए अनुच्छेद 19-20, बी अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 20-21 या 25 से 28। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19-20 जो है, यानी अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की गारंटी: वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार, सर्वत्र घूमने टहलने का अधिकार, आबाद संचरण का अधिकार और बस जाने का अधिकार, वृत्ति या कारोबार करने का अधिकार, ये 6। साथ ही साथ कौन सा? अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतः समाप्त नहीं होते हैं।
जब कभी भी हम राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करेंगे तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इससे भी संबंधित प्रश्न बनेंगे तो इसकी चर्चा हम विस्तार से कर लेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 अधिकार 1920 ऐसे हैं जो ऐसे मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। यद्यपि इन्हें समाप्त किया जा सकता है लेकिन ये स्वतः समाप्त नहीं होते, यानी आपातकाल लगते ही नहीं खत्म हो जाते। आज का आखिरी प्रश्न है अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है ये आपको बताना है। धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को प्रचारित करने की स्वतंत्रता, बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार का विरुद्ध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भाग किसका होगा, तो ये भाग होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये कहता है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और साथ ही साथ प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी धर्म के वृद्धि की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो किसी भी धर्म को प्रचारित करने से, यहाँ प्रचार तो है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कर से छूट, जो कि बात गलत है। तो धर्म को वृद्धि करने के लिए प्रयास करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। इसमें 2 अनुच्छेद नीचे वाले और देख लेते हैं। तो बलात्श्रम वाली बात अनुच्छेद 23 में कही गई है, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो थे वो मूल अधिकारों से संबंधित थे, जिसमें हमने बात की किसकी, तो 6 मूल अधिकारों की। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो समता का अधिकार था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति संबंधी शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, मेनली आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत हमने 5 देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इन सारे चीज़ों की चर्चा की। उम्मीद है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रश्न हमने इस वीडियो में किए वो आपको समझ आए होंगे, साथ ही साथ मूल अधिकारों से संबंधित बातें भी आपको समझ आई होंगी कि कैसे अधिकार हैं, कहाँ प्रदान किए गए हैं, किस भाग में अनुच्छेद संविधान के रखे गए हैं, इनका संरक्षक कौन है। तो इन सारी बातों को हमने इसमें की। आगे भी वीडियोज़ में इनकी चर्चा, आगे जब मिसलेनियस टाइप के प्रश्न बनाएंगे हम तो उसमें इनकी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो, मेरी मेहनत जो है वो आपके लाइक से ही डिपेंड करती है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें समझ आता है कि वीडियो कैसी बनी हुई है। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जा करके कमेंट करके वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कमेंट करें, कितना स्कोर किया है आपने, साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट भी करना है। वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप नीचे गए टेलीग्राम लिंक पर जा कर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सजेशंस के लिए या सुझाव के लिए हमें दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया है तो वो क्वेश्चन भी आप दिए गए WhatsApp नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। WhatsApp नंबर मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, 9935537942, ये WhatsApp नंबर है। इससे आप जा कर के इस नंबर पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो परेशान ना होइएगा, जब भी मैं WhatsApp ऑन करूँगा आपका प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।